जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छहिर किताब की 8वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस कहानी का नाम है चोर डकैत लुटेरा और जिसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। इस कहानी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कहानी का नाम चोर डकैत और लुटेरा क्यों पड़ा। पहले आप इस चीज़ को समझेंगे और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि चोरी डकैती और लूटने में क्या अंतर होता है। आए दिन आप अखबारों में ज़रूर पढ़ते होंगे कि वहाँ चोरी की गई होगी, तो पेपर के कुछ हेडलाइन में आप ये देखते होंगे कि वहाँ डकैती की गई तो कहीं लूटा गया। ये वास्तव में चोरी डकैती और लूटना जैसे शब्दों के बीच में क्या अंतर है। अखबार के हेडलाइन में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ चोरी की गई तो कहीं डकैती की गई, कहीं लूटा गया। तो ये चोरी डकैती और लूटना जैसे शब्दों के बीच क्या अंतर है, हम इस चीज़ को भी समझेंगे। साथ ही साथ इस कहानी को हम एक डायग्राम के माध्यम से पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे कि ये कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बताते चले जाएंगे, पंक्तिबद्ध तरीके से जैसे अन्य कहानियों को हम पढ़ाते गए हैं और आपको चीज़ें समझ आती गई है, ठीक उसी तरह से हम इस कहानी को भी पढ़ते चले जाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। और आपको कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आप तक वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि लगातार खोटा से संबंधित वीडियो अपलोड करें, अन्यथा अगर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा हो तो हम अन्य कामों को छोड़ करके वीडियो में क्यों लगे रहें। आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना है। इस कहानी का नाम चोर डकैत और लुटेरा क्यों पड़ा। इस कहानी के जो पात्र हैं, पहला पात्र जो है उनका नाम है हरखू। इस कहानी के जो दूसरे पात्र हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन, और तीसरे जो पात्र के रूप में हैं वो है अफसर के बेटा, दरोगा के बेटा, नेता के बेटा, मंत्री के बेटा। ये सारे जो हैं इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, जिसकी प्रमुख भूमिका के रूप में इस कहानी में काम किए हैं, वो है हरखू। ये हरखू की बात करें, जलालुद्दीन की बात करें या अफसर, दरोगा, नेता, मंत्री बेटा की बात करें, तो ये इन तीनों का अलग अलग काम है। इस कहानी के जो पात्र हैं वो अलग अलग हैं और ये तीनों व्यक्ति का जो काम है वो अलग अलग है। हरखू जो है वो चोरी करने का काम करता है, जलालुद्दीन डकैती करने का काम करता है और जो अफसर, दरोगा, नेता, मंत्री के जो बेटा हैं वो लूटने का काम करते हैं। अर्थात इस कहानी में जितने भी पात्र हैं और उन पात्र का जो जो भी काम है, वही कामों के आधार पे इस कहानी का नाम रख दिया गया है। जैसे चोर, तो चोरी कौन करता है, तो हरखू। चोरी करने का काम किसका है, तो हरखू का है। डकैती करने का काम किसका है, जलालुद्दीन का है। लुटेरा, लूटने का काम किसका है, तो नेता मंत्री बेटा का है। अर्थात इस कहानी के अंदर जितने भी पात्र हैं और उन पात्रों का जो जो काम है, उन कामों के आधार पे इस कहानी का नाम रख दिया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि चोरी, डकैती और लूटना में क्या अंतर होता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दो व्यक्ति बैंक जाता है और बिना किसी परमिशन से, बिना किसी के अनुमति से बेईमानी तरीके से बैंक का सारा पैसा या तो कुछ पैसा चोरी करके अपने घर ले जाता है, तो हम कहेंगे कि ये चोरी की गई। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपका कोई पेन बिना आपकी अनुमति से और वे बेईमानी तरीके से अपने घर ले जाता है, तो आप उसको सीधा क्या कहते हैं कि मेरा कलम आपने चोरी किया है, क्योंकि वो बेईमानी तरीके से और बिना किसी अनुमति से
वे आपका पेन वो अपना घर लेते गया, इसलिए आप कहते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं चोरी का आरोप। ठीक, अब हम समझते हैं कि लूटना किसे कहते हैं। जब व्यक्ति, समझिए यहां दो व्यक्ति ये भी आप समझिए कि ये बैंक है, बैंक के सारे कर्मचारियों को डरा करके, धमका करके या जान मारने की धमकी दे करके बैंक के पैसे को अपने पास ले लेते हैं, बैंक के सारे पैसे को अर्जित कर लेते हैं डरा करके, धमका करके। तो उस पे आरोप लगाया जाता है कि इन लोग बैंक को लूटे हैं। तो इस पे अभी आरोप ये लगाया जाएगा कि इन लोगों ने बैंक को लूटा है। तो आप समझ गए। आप इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि जब चोरी हिंसक का रूप ले लेता है तो उसे हम लोग लूटना कहते हैं। हिंसक का ही तो रूप लिया, मारना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, ये एक हिंसक का ही तो रूप है। जब चोरी एक हिंसक का रूप ले लेता हो उसी को हम लोग कहते हैं लूटना। अब आता है डकैती करना। जब डकैती करना एक लूटना ही है, डकैती करना लूटना ही है, लेकिन लूटना जब लोग लूटते हैं बैंक को तो उसमें संख्या लोगों की 5 से कम होती है, लेकिन जब लोगों की संख्या 5 से अधिक हो जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि लोग डकैती किया, डकैती किया। आप कह सकते हैं कि लूटना का ही एक बड़ा रूप डकैती करना है। लूटना में व्यक्ति 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन डकैती करना में लोगों की संख्या 5 या 5 से अधिक भी हो सकती है। तो यही अंतर है चोरी करने में, लूटना में और डकैती करना में। चोरी का हिंसक रूप लूटना कहलाता है। इसमें 2 भी व्यक्ति हो सकते हैं, 3 भी व्यक्ति हो सकते हैं, 4 भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन डकैती करना लूटना का ही एक बड़ा रूप है आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें लोगों की संख्या 5 से अधिक होगी। ठीक, अब इस कहानी का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आइए अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से इस कहानी के प्रमुख पात्र और उनकी घटनाएं के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। पात्र के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इस कहानी के 3 पात्र हैं, हरखू, जलालुद्दीन और अफसर, दरोगा, नेता, मंत्री का बेटा। उसमें से प्रमुख पात्र अगर कहा जाए तो हरखू है। हरखू का संबंध एक गरीब परिवार से होता है। हालांकि हरखू का परिवार गरीबी की ओर बढ़ रहा था, इसके पीछे का कारण था इनके पूर्वज। इनके पूर्वज कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी और इनके दादाजी के पास ढेर सारी संपत्ति हुआ करती थी, ढेर सारी जमीन हुआ करती थी, लेकिन उनके अंदर एक गलत आदत थी। वे शराब का सेवन करते थे और मांसाहारी थे, अर्थात रोज मुर्गा, मछली और रोज शराब का सेवन करते थे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि उन लोग अपनी जमीन जायदाद को पीने खाने के चक्कर में बेचने लगे। वे अपनी जमीन जायदाद को पीने खाने के चक्कर में बेचने लगे और धीरे धीरे संपत्ति इस तरह से खपत होने लगी। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे खर्चा बढ़ता जा रहा था और जितने भी संपत्ति थी वो अब धीरे धीरे बिक चुकी थी। एक दिन ऐसा स्थिति आ गया कि इनका पूरा परिवार गरीबी रेखा की ओर बढ़ने लगा था। उसी परिवार से संबंध रखते थे हरखू। अब हरखू के पास भी बहुत सारे जमीन जायदाद नहीं थे, क्योंकि इनके पूर्वज बेच चुके थे जमीनों को, तो इनके पास अब बहुत सारी जमीन जायदाद नहीं थी। फिर भी जो भी जमीन थी उस पे ये किसान का काम करते थे। जब किसान का काम करते थे, इनके पूर्वज ही आलसी थे, तन से आलसी थे, मन से आलसी थे, तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान भी
आलसी ही होगा। ठीक उसी तरह से हरखू भी आलसी ही था। आलसी था तो इनके मन में एक विचार आता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिसमें कम समय भी लगे, कम मेहनत भी लगे और हम अमीर हो जाएं। ऐसा उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। और आइडिया आने के पीछे का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि ये आलसी होते हैं। आलसी होता है तन से, मन से आलसी होता है और पैसों की कमी होने के कारण ये सारे आइडिया इनके दिमाग में आता है और इनके पास दिमाग की भी कमी होती है। इनके पास दिमाग की भी कमी होती है। यही सब कमी होने के कारण इनके मन में एक विचार आता है कि हम चोरी करते हैं। ठीक, चोरी करने के पीछे कौन कौन ऐसे लाभ हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है उसके पीछे वो सुख भोग को देख लेता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के पीछे कोई ना कोई सुख भोग जरूर होता है। आपकी जॉब हो जाएगी, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, फिर ज़िंदगी आराम से कटेगी। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं सुख भोग है, सुख की प्राप्ति है जिसके कारण आप मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हरखू सोचा कि अगर हम चोरी करते हैं तो चोरी करने के बाद हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये भी सोचा कि हमें मेहनत कम लगेगा, जल्द पैसे की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। और चोरी करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगेगा और आधा घंटा लगेगा, इससे अधिक समय चोरी करने में नहीं लगेगा। पैसे भी आ जाएंगे और मेहनत भी कम लगेगा, क्योंकि ये तन से भी आलसी था, मन से भी आलसी था। तो यही सोच इसके लिए सही था, यही कार्य इसके लिए सही था। एक दिन क्या करता है कि वो चोरी करने के सिलसिले में सरकारी तार, जो बिजली तार होता है ना, सरकारी तार, वो काट लेता है। तो ये काटते समय ये रंगे हाथ नहीं पकड़ाता है। जब ये अपने घर में वहाँ जमा करके रखता है तो इनको पुलिस पकड़ लेती है। ये गिरफ्तार हो जाता है और ये जेल चला जाता है। और वे जो सामान था वो करीब 500 और 1000 रुपये का सामान रहा होगा। कौन सा सामान? जो बिजली का तार था वो सामान 500 से 1000 रुपये का रहा होगा। ये अक्सर 2 बार जेल जा चुका था व्यक्ति। एक बार जेल जा चुका था, किसी के घर में चोरी करने के सिलसिले में ढुक गया था, प्रवेश किया था, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। और एक बार ये बिजली का तार काटने के सिलसिले में इन्हें लोग पकड़ लिया था, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ये व्यक्ति 2 बार जेल गया था। एक बार तार काटने के सिलसिले में और एक बार किसी के घर में ये चोरी करने के लिए ढुका था, उसके सिलसिले में ये जेल गया था। तो ये 2 बार जेल गया था। 2 बार जेल गया था मतलब 2 बार गया था और 3-3 वर्ष के लिए गया था। तो ये 6 वर्ष पूरा जेल में ही काटा, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं जेल गया 2 बार और 6 वर्ष ये वहाँ बिताया था। तो ये था हरखू की इस कहानी में भूमिका और हरखू क्या करता था इसके बारे में। जलालुद्दीन भी डकैती किया करते थे और ये शान शौकत से जीने वाले व्यक्ति थे। एक होता है कि व्यक्ति चोरी भी करता है और शान से भी घूमता है, इज्जत से भी घूमता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। और इज्जत लोग किसको करता है? जिनके पास पैसे होते हैं। लोग उनसे डरते भी हैं। कई जो पुलिस होते हैं उनसे मिले हुए भी रहते हैं और पुलिस भी उनसे डरते हैं। कहीं ना कहीं किसी एरिया में ऐसा जरूर रहा होगा। तो ऐसे में जलालुद्दीन थे। जलालुद्दीन एक बड़े डकैत थे। आप कहिएगा कि डकैत आप बताएं कि 5 और 5 से प्लस व्यक्ति रहेगा तो डकैती होता है। तो ये डकैत में से भी तो कोई मैन होता है, उसमें से ये होंगे। तो ये शान शौकत से जीने वाले व्यक्ति थे। इनसे लोग पुलिस भी डरते थे और बड़े बड़े व्यक्ति भी इनके कांटेक्ट में रहा करते थे, क्योंकि इनके पास पैसे थे। इनका कहना था कि जो गरीबों का खून चूसता है उसकी खून हम चूसते हैं, और ये गरीबों का मदद भी करते थे। अफसर दरोगा नेता के जो बेटा थे ये लूटने का काम करते थे। कभी इन्होंने सरकारी चीज़ों पर ही
लूट डाला। तो ये लूटने का काम करते थे, लेकिन इन लोग का जो पहुंच होने के कारण, इन सारे लोगों का पहुंच होने के कारण इन लोग ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहते थे। पैरवी के कारण इनके पहुंच वाले लोग इन्हें छुड़ा लाते थे, जमानत के तौर पे छुड़ा लाते थे। लेकिन हरखू का कोई ऐसा पहुंच नहीं था जिसके कारण इन्हें लगातार 6 वर्ष जेल में रहना पड़ा था। लेकिन इन लोग की पैरवी होने के कारण इन लोग जेल से छूट जाते थे और फिर आराम से निकलते थे और शान शौकत की ज़िंदगी जीते थे। तो ये कहानी का मूल सार था। अब क्रमबद्ध तरीके से अब कहानी को पढ़िए। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। हरखू आइजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे। जो हरखू था वो तो जेल में था, उनके ऊपर 2 केस चल रहा था। सरकारी बिजली तार काटने के कारण था और एक किसी के घर में घुस गया था उसके कारण। इसके ऊपर 2 केस था और एक केस 3 वर्ष का था, तो 2 केस 6 वर्ष। 6 वर्ष इनको जेल में रखा जाने का था और ये पूरी 6 वर्ष जेल में रहे भी, क्योंकि इनका कोई खास पहुंच था भी नहीं। जमानत पे से कोई छुड़ा भी नहीं सकता था। वही यहाँ लिखता है हरखू आइजे, मतलब हरखू आज ही जेहल से, मतलब जेल से छुट्टी के घर आयल रहे। आज ही हरखू जेल से छूट करके घर आया था 6 बच्छर बाद। 6 बच्छर मतलब होता है 6 वर्ष के बाद हरखू के जेहल हेल रहे। जो हरखू का जेल हुआ था, जेहल मतलब होता है जेल जो हुआ था, उसका कारण क्या था? वो कर गुनाह रहे। उसका जो दोस्त था, सरकारी बिजली तार काटल कर रंगे हाथ बिजली तार काटते तो ना पकड़ाइल रहे, मगर ओकर घरे उ चोरी तार बरामद भेल रहे। यही कहता है कि हरखू जो जेल गया था उनका कारण था कि वो बिजली का तार काटा था, सरकारी बिजली का तार काटा हुआ था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। जो तार पकड़ाया था वो काटते हुए रंगे हाथ उन्हें कोई नहीं पकड़ा था, लेकिन जब छानबीन हुई तो उनके घर में तारों का ढेर मिला, तार जमा हुआ मिला, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। एक तो ये गुनाह था और दूसरा गुनाह ये था कि वो किसी के घर में घुस करके चोरी किया था। तो 2 कारण था और 2 बार उन्हें जेल जाना पड़ा। 2 बार जेल जाना पड़ा और 1 बार उन्हें 3 वर्ष रहना पड़ता था, अर्थात 2 बार जेल जाना पड़ा, तो वो 6 वर्ष जेल में ही बिता दिया था। हरखू ऊपर आगुओ ले एगो घर ढूकी चोरी केस रहे। वही किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा था। एक केस पहले से था, दूसरा केस बिजली तार काटने के कारण हुआ। दुइयो चोरी के मामले 500 की 1000 रुपया के सामान हेतलाई चोरी गेल। और जो ये दोनों बार चोरी किया था, किसी के घर में एक बार घुस गया था, फिर बिजली तार काट लिया था, सब सामान को अगर मिला दिया जाए तो उनके पास, जो हरखू के पास टोटल सामान था वो 500 से 1000 रुपये का ही सामान था। सजा हेल रहे 6 बच्छर और इसके बदले उन्हें सजा हुआ था 6 वर्ष का। हरखू गांव घर एक बच्छर मतलब होता है वर्ष, हिंदी में वर्ष, खोरठा में कहते हैं बच्छर। हरखू गांव घर एक गरीब आदमी रहे और हरखू जो था, उनका परिवार जो था वो गरीब हो चुका था, क्योंकि उनके पूर्वजों का लक्षण ही ऐसा था। खाने के लिए चाहिए बहुत कुछ और आमदनी कहीं से भी नहीं था, तो खर्च बढ़ता चला गया और आमदनी हुई नहीं, जिसके कारण उनका परिवार गरीबी रेखा की ओर बढ़ा। ओकर बाप दादा आराम तलब आदमी रहलथिन और उनके पापा या उनके दादाजी आराम से जिंदगी जीते थे। जमीन जगह तो ढेर रहे, ओकर बाप दादा के मगुर मेहनत कम, खाए पिए ठाठ बाट में बेसी, जमीन जायदाद 100 महाजन थी, सब बेची कुची के सिराइले रहत मतलब खत्म किए थे। यही कहता है कि उनके जो पापा थे और उनके जो दादाजी वो शान शौकत से जीने वाले व्यक्ति थे, और जो जमीन जायदाद थी वो लोगों के पास धीरे धीरे बेचते चले गए खाने पीने के चक्कर में। और उनके अंदर एक गलत आदत थी, वो शराब का सेवन करते थे, मांस मछली हमेशा खाते थे, बिना मांस मछली का खाते ही नहीं थे। इसलिए खाने पीने के ठाठ बाट में बेसी जमीन जायदाद 100 महाजन थी, सब बेची खुची मतलब होता है सब जो अपना जायदाद था वो लोगों के पास बेचते चले गए। और बेचते बेचते
खुची के सिराइले रहा और बेच करके वे अपने सामान को सब खत्म कर दिए थे। तनी मनी बच्चल खुचल रहबो करे तो ध्यान से देखे सुने वाला नहीं, और थोड़ा बचा हुआ था जमीन जायदाद तो उस जमीन जायदाद को देख रेख करने वाला कोई वैसा व्यक्ति था भी नहीं, क्योंकि हरखू भी जो था वो एक गरीब परिवार था ही था, लेकिन इसके अंदर भी वो लक्षण आ गया था खाने पीने शान शौकत वाली ज़िंदगी जीने की, जिसके कारण ये और गरीब हो गया था। इनके पास भी आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन खर्चा का ढेर सारा स्रोत था, लेकिन खर्चा ढेर सारा था, जिसके कारण ये और भी गरीब होता जा रहा था और इन पे ये ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि इनके पास दिमाग की भी कमी थी। मनक आयलस तन आयलस और ज्ञान का कमी चलते यही कहता है कि जो हरखू के पास था वो मन का आलसी था, मन का आलसी था, तन का आलसी था, और उनके पास ज्ञान भी नहीं था। धनी से गरीब हेले गेल रहे और ये इन लोग धनी से गरीब होते गए। हरखू का परिवार धीरे धीरे इन लक्षणों के कारण धीरे धीरे वो अमीर से गरीब होता चला गया। चलिए अब इस कहानी को यहाँ से आगे देखते हैं। हरखुओ तो खानदान कर रहन सहन से कते दूर जाय पात लय। अब यही कहता है कि हरखू का संबंध किसी न किसी वही पूर्वजों से था जो खाने में कमी नहीं किए, ठाट बाट से जिए, लेकिन अपनी संपत्ति को बर्बाद करके चले गए। आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन खर्चे बहुत थे। उसी परिवार से संबंध रखता था हरखू। अब हरखू के अंदर भी यही अवगुण आ चुका था। वे अपने पूर्वजों के अवगुण से दूर नहीं रहा, वे अवगुण अब इसके अंदर भी आ गया। यही कहता है हरखुओ तो खानदान कर, खानदान मतलब वही पूर्वजों की बात करता है। खानदान कर रहन सहन से कते दूर जाय पारत लय। ये अपने खानदान के रहन सहन से कितना दूर जा पाता। रहना है ठाट बाट से, भले क्यों ना कर्जा हो जाए, भले क्यों ना घर की संपत्ति बिक जाए। हरखुओ अपन बाप दादा के चाइले मेहनत कम, ठाठ बाट बेसी। अब यही कहता है कि हरखू जो है अपने दादा और अपने पापा का अवगुण ये भी सीख लिया था कि मेहनत कम करता था, लेकिन जिंदगी ठाट बाट का जीता था। यही यहाँ लिखता है हरखुओ अपन बाप दादा के चाइले मेहनत कम, ठाठ बाट बेसी। खाना पीना बिन दारू बिन सर शिकार तो मुँहे छुकबे नहीं करत ले। अब यही कहता है कि बिना शराब का और बिना मांस मछली का ये भी अब खाना नहीं खाता था। यही अवगुण उनके पूर्वजों में भी था, उनके पापा जी में था, उनके दादाजी में था। यही अवगुण इसके अंदर भी आ गया। हरखू कर आदत है गेल रहे बिन खटले खाए पिए ले, हालांकि खायक पियक जुगाड़ हवे हले चोरी करी के। अब यही कहता है कि इनके पास को वैसा ठोस काम नहीं था कमाई का, लेकिन ये कभी जब चोरी वगैरह कर लेता था इधर उधर से, तो किसी तरह से खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था। चोरी करने में मेहनत करे पड़े हले, चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता था, मगर घंटा आध घंटा मेहनत। चोर कर बेईमान, लेकिन जो है चोरी करने में भी मेहनत लगता है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा चोरी करने में मेहनत लगती है, और अन्य काम अगर कोई करेगा तो 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर चोरी या कोई डकैती करता है तो आधा घंटा 1 घंटा में वो ढेर सारी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कुछ चोरी और डकैती करने वाले लोगों का यहाँ गुण बताया गया है कि चोर कर बेईमान कर लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहे हैं। अब ये थोड़ी कहानी से ये हट करके है, इस कहानी के पात्र से इस लाइन का कोई संबंध नहीं है। ये एक स्वाभाविक सी बात है जो कि आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि चोर का और बेईमान का लुच्चा का जो ये बुद्धि होता है वो बहुत तेज होता है, इसका दिमाग बहुत तेज काम करता है। बेस आदमी के ठके में, बेईमान करे में, लुच मदारी करे में कोनो देरी ना लगलन। और ऐसे से चोरी लुच्चा बेईमान जो व्यक्ति होते हैं ये सारे कामों में ये एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि लगातार इन कामों को करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने में ये कभी हारते नहीं हैं, ये बहुत जल्दी लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं।
यही यहाँ कहता है, कौनो देरी ना लागले सर शिकायत के डरे, इज्जत वाला कहूँ बोलबे बच के ना, गरीब जानी के छोड़ी बात ओखिन, शेर से सवा शेर सियार से बाघ बनी जाहत। जो चोरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो लुच्चे व्यक्ति होते हैं, बेईमान व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों को भी बेवकूफ़ आसानी से बना लेते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं तो वो अपने दोस्तों को भी नहीं बताते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। वो सीधा ये सिंपल सोचते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति था, हमें बेवकूफ़ बना लिया तो बना लिया। लेकिन इसी सोच का फ़ायदा उठाते हैं चोरी करने वाले बेईमान व्यक्ति, लुच्चा व्यक्ति इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है, गरीब व्यक्ति मान करके चोर को, बेईमान को, लुच्चा को, तो वे गलत चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर वही शेर से सवा शेर बन जाता है या तो सियार से बाघ बन जाता है। मतलब अपना लेवल कुल मिला के कहिए बढ़ा लेता है, उनके अंदर एक अपनी कॉन्फिडेंस आ जाती है। हरखू जखन जेहले रहे, कायगो बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। जिस समय हरखू जेल में था उस समय वो कई लोगों से मिला हुआ था। अब एक व्यक्ति जेल में थोड़े रहेगा, कई व्यक्ति जेल में रहते हैं। कई लोग चोरी किए हुए थे तो कई लोग वो गए थे, कई लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे चोरी डकैती का आरोप लगा हुआ था तो कई लोग गए हुए थे। उसी में से एक हरखू भी था। तो वही हरखू का जान पहचान जेल में भी कई लोगों से हो गया था। हरखू तो छोट चोरी कर ले रहे और 6 बछर कर सजा भुगते हैं। हरखू तो छोटा सा चोरी किया था, बिजली तार काटा था, किसी के घर में घुस जाता था। लेकिन उससे भी बड़े बड़े चोर उस जेल में थे। जितना हरखू चोरी नहीं किया था उससे तो अधिक उसको सजा ही मिल गई थी। ओकर ले बेसी बेसी गुनाह करी के जेहल ढुकल रहल, मगर ओखिन के सजाए कमे दिन कर रहे। और उससे भी बड़ा बड़ा सजा करके जो व्यक्ति गया हुआ था उसकी सजा कम दिनों की थी। यही यहाँ लिखता है कि ओकरले मतलब ये होता है कि हरखू से अधिक बड़ा आरोप करके, बहुत बड़ा काम करके, बहुत बड़ा गुनाह करके जो व्यक्ति जेल में गया हुआ था उनकी सजा कम दिनों के लिए थी। ओकरले बेसी गुनाह करी के जेहल ढुकल रहल, मगर ओखिन के सजाए कमे दिन कर रहे हेलेन। बड़ बड़ गुनाह करे वालन के बड़ बचवे वाला, पैरवी करे वाला रहे हेल्थिन से ले केस लड़ी के गवाह के मुंह बंद कराए के केस खत्म करवे हेला। ये बात हरखू बेस लेके बुझे हेला। अब यही कहता है कि हरखू से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लुटेरा लोग, बड़े बड़े चोरी करने वाले लोग भी उस जेल में गए हुए थे। लेकिन उन लोगों की सज़ा कम दिनों की होती थी, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करके, बड़े बड़े चोरी करके जाते थे उन लोगों की पहुंच होती थी। और पहुंच होने के कारण उनकी पैरवी हो जाती थी। और जो गवाह देता था, सबूत देता था, उनकी मुंह लोग बंद कर देते थे पैसा के माध्यम से, डरा करके, धमका करके। इसलिए इन लोगों की जो सज़ा होती थी वो कम दिनों के लिए होती थी। लेकिन हरखू के पास कोई ऐसा पहुँच नहीं था तो इनकी सज़ा पूरी हो गई और इनको पूरा काटना भी पड़ रहा था। ये बात हरखू बेस लेके बुझेला और इस बात का अंदाजा हरखू को अच्छे ढंग से था। वो देखले रहे जेहल भीतले जलाउद्दीन डकैत के का ठाट बाट रहे, ओकर जेहलों के भीतर हूँ बड़का बड़का डाका डाले हलक जलाउद्दीन एक बड़ा डकैत था। उनका जेल में एक रुतबा था। जो व्यक्ति बार बार जेल जाता है तो कई लोगों को वो दोस्त बना लेता है, कई कैदियों को वो दोस्त बना लेता है, वहाँ एक समूह बना लेता है, उसको पुलिस भी जानने पहचानने लगते हैं। उसी प्रकार से जलाउद्दीन था, वहाँ भी रहता था लेकिन फिर भी वहाँ भी डकैती डालता था। यही यहाँ लिखता है, बड़का बड़का डाका डाले हलक जलालुद्दीन, जमानतें झटे के छूटी हलक, जमानत ले छूटतल फेर डाका कहूँ डालतल और फिर जेहल जातला। धारले पुलिसो ओकरा बेस लेके चिन्हे हलथिन और वकीलो मुख्तार कर शान से जिए हलक जलाउद्दीन। हाँ, जलाउद्दीन ओकरे हियाँ डकैती करतलन जे गरीब के चूसे हलथिन। बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नाय रहे। जलाउद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान नाय पहुँचे हलक। अब यही कहता है कि जलाउद्दीन की एक पहुँच थी,
उनको पुलिस भी पहचानते थे, वकील भी पहचानते थे। जलाउद्दीन जो था वो सरकारी चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता था, सरकारी चीज़ों का डकैती नहीं करता था। वो वही करता था जो गरीबों को, जो व्यक्ति चूसता था उसको जलाउद्दीन चूसता था। जो व्यक्ति गरीबों को चूसता था, मतलब गरीबों को सताता था, उसी को जलाउद्दीन लूटता था। तो इसलिए हम आपको पहले बता दिए कि जलाउद्दीन का कहना ये था कि जो गरीबों को चूसता है उसको हम चूसेंगे। इस कहानी से संबंधित 2 वीडियो आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। आपने यहाँ तक देख लिया तो पार्ट 1 देख लिया। इसके बाद इसी कहानी से संबंधित एक दूसरा वीडियो आएगा जो पार्ट 2 के नाम से होगा। तो ये कहानी वहाँ पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। कहानी लंबी है जिसके कारण इस कहानी को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। अगर कोई भी शब्द आपको समझने में दिक्कत आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपको इधर से कॉल करेंगे। और कई लोगों को मैंने कॉल किया भी है जिनको परेशानियां थी, मैंने उस परेशानियां को समाधान करने की कोशिश किए हैं। तो अपना नंबर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, हम आपको इधर से कॉल करेंगे और आपकी समस्या का हम समाधान ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।